तो प्राइस सीलिंग मीन्स गवर्नमेंट सेट मैक्सिमम प्राइसेस। प्राइस सीलिंग इफेक्टिव का मतलब क्या है कि प्राइस सीलिंग अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट इस पॉइंट से अबव करते हो तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में पहले 115 की शुगर मिल रही थी, आपने 120 पे सेट कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो प्राइस सीलिंग इफेक्टिव कहाँ पर होती है? बिलो इक्विलिब्रियम पॉइंट। और प्राइस फ्लोरिंग मिनिमम प्राइसेस ये इफेक्टिव कहाँ होती हैं? अबव इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो प्राइस फ्लोरिंग minimum wage rate policy, government restrict all firms to pay no less than flooring prices। तो प्राइस फ्लोरिंग एंड प्राइस सीलिंग इन दोनों का मेन पर्पस क्या होता है? इनका मेन पर्पस होता है फॉर द सेक ऑफ पब्लिक वेलफेयर। फॉर द सेक ऑफ पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट मार्केट के अंदर इंटरफेयर करता है ताकि जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं ये वेलफेयर को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, चलिए अब हम दोबारा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक वैलिड लॉ है। ये लॉ वैलिड कब होता है? जब हम कुछ अजम्पशंस को हम क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली एक्सप्लेन क्या करता है? ये एक्सप्लेन कर रहा होता है बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर क्या होता है। अभी एक स्टूडेंट ने डिस्कस किया था लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और उन्होंने क्या डिस्कस किया था? उन्होंने डिस्कस किया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो हमेशा क्या होता है? आपका डिक्रीज होता है। अब उन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी। उन्होंने एग्जांपल दी कि उन्होंने कुछ बर्गर की एग्जांपल दी, कि सैंडविच की एग्जांपल दी। आपने एक बर्गर परचेज कर लिया। जब आप बर्गर परचेज करते हो, जो पहले आप बाइट लेते हो तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है, ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन जब आप सेकंड बाइट लेते हो तो आप तब भी आपको अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जो मज़ा आपको पहली बाइट में आता है वो आपको सेकंड में नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एडिशनल बाइट के ऊपर आपकी जो सेटिस्फेक्शन होगी, मार्जिनल सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी, वो आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लाइक अगर हम अपनी एग्जांपल की बात करें, हम वाटर की बोतल की एग्जांपल ले रहे थे ना। आपने वाटर की बोतल 500 ml की परचेज किया। आपने जैसे फर्स्ट गुड आपने लिया, आपकी मार्जिनलिटी कितनी है? 20। सेकंड गुड में आपकी मार्जिनलिटी कितनी हो गई? कम होकर 15 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले गुड में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पानी, सेकंड गुड में भी आपको अच्छा लगा, लेकिन पहले गुड के मुकाबले में सेकंड गुड में जो मार्जिनल यूटिलिटी वो आपकी क्या है? कम है। थर्ड गुड में सेटिस्फेक्शन सेकंड से भी कम है, फोर्थ में उससे भी कम है, फिफ्थ गुड में आपकी मार्जिनलिटी जीरो है। इसका मतलब क्या है कि जो पांचवा गुड आपने लिया उस वक्त आपकी सेटिस्फेक्शन में कोई इजाफा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको मजीद वाटर आपने कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आपका पेट क्या हो गया? आपका फुल हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है आपके पास? सेटिस्फेक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। और एडिशनल यूनिट की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो क्या होती है? वो हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर हमेशा क्या होता है? हम मोर यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होती है? आपकी डिक्रीज होती है। ये हमेशा का जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, ये किन चीज़ों पे वैलिड होता है, किन बेसिस पे आपका वैलिड होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। अजप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी एक वैलिड आपकी थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसकी इंपॉर्टेंस भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो हमने वर्ड यूज़ किया कि किसी भी गुड की हम मार्जिनल यूटिलिटी को हम अगर ऑब्जर्व करें तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। हमेशा डिक्रीज कब होगी? जब ये अजम्पशंस क्या हो? आपके होल्ड हो। ये अजम्पशन कौन कौन से हैं देखें, ये हम डिस्कस करते हैं। पहला जो अजम्पशन है वो आपके पास क्या है? पहला अजम्पशन है क्वालिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड शुड रिमेन सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप गुड कंज्यूम कर रहे हो उसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ईच इसका मतलब क्या हुआ कि आप पानी की बोतल की एग्जांपल ले रहे थे। पहला गुड आपने 100 ml का लिया है, तो दूसरे गुड भी कितने का होना चाहिए?
100 ml का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले गुड आपका 10 ml का था और दूसरा गुड आपने ले लिया 100 ml का, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हर एडिशनल जो आपकी यूनिट है उसकी क्वांटिटी आपकी क्या है, सेम नहीं है। अगर सेम नहीं होगी तो आपने पानी की बोतल खोला, आपने सिर्फ 5 ml लिया, 5 ml का मतलब क्या होता है, 2 कतरे। 2 कतरों में तो आपको पानी का टेस्ट ही नहीं आया। लेकिन जो दूसरा गुड आपने लिया वो 100 ml का ले लिया, तो पहले गुड में आपको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं होगा जितना सेटिस्फेक्शन आपको दूसरे गुड में होगा ना। तो यहाँ पर तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वैलिड नहीं होगी ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वैलिड कब होती है, जब हम इन अजम्पशंस को होल्ड करते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है, क्वांटिटी ऑफ ईच एडिशनल यूनिट मस्ट बी सेम। तो हम जितने भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, हर यूनिट की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी अगर सेम नहीं होगी तो ये लॉ आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सेकंड जो अजम्पशन है वो क्या है, कंजम्पशन ऑफ गुड शुड बी कंटिन्यूअस। यानी कि आप गुड को कंटिन्यूअली आपने क्या किया हो, कंज्यूम किया हो। तो कंटिन्यूसली कंज्यूम आपने किया, कंटिन्यूस कंज्यूम का मतलब क्या है, आपने ग्लास की बॉटल ली, आपने एक घूंट लिया, उसके बाद आपने दूसरा लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन आपने एक सिप लिया और आप आके लेक्चर सुनने बैठ गए, आधे घंटे के बाद एक दूसरा सिप ले रहे हो, तो हो सकता है कि हाफ आवर के अंदर आपकी प्यास ज़्यादा लगी, और जो हाफ आवर के बाद जो आपने सिप लिया था उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन पहले वाले के मुकाबले में क्या हुई, ज़्यादा हो गई। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मॉड्यूलिटी क्या कहता है कि कंटिन्यूसली आपने क्या किया हो, आपने गुड को कंज्यूम किया हो, तब ये थ्योरी क्या होती है, आपकी एप्लीकेबल होती है। तो सेकंड एजम्पशन इज कंजम्पशन ऑफ गुड शुड बी कंटिन्यूअस, देयर शुड बी नो गैप इन इट्स यूज, ठीक है। तो यूज में कोई गैप नहीं होना चाहिए। थर्ड एजम्पशन क्या होता है, इन द बिगिनिंग यूनिट ऑफ गुड शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, यानी क्वांटिटी ऑफ ईच एडिशनल यूनिट आपकी क्या हो, आपकी सेम हो। जो आपकी नेक्स्ट एजम्पशन है वो आपके पास क्या है, जब इस गुड को आप कंज्यूम कर रहे हो तो इसके साथ आपने किसी और गुड को क्या करना है, आपने कंज्यूम नहीं करना है। यानी कि क्वांटिटी ऑफ ऑल अदर गुड्स रिमेन सेम। यानी कि आप पानी पी रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि पानी के साथ आपने किसी और चीज़ को आपने क्या करना है, मिक्स नहीं करना। यानी आपने पानी पिया, पानी में आपने टैंक की बोतल डाल दी, बोतल पहला घूंट आपने ऐसे ले लिया, दूसरे घूंट से पहले आपने क्या कर दिया, टैंक का जो साशे है वो आपने उसमें ऐड कर दिया। तो अब वो पानी थोड़ी रहा, वो पानी क्या बन गया आपका, तो जूस बन गया। तो जब आप जूस पियोगे तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन होगी वो पहले घूंट के मुकाबले में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये जो थर्ड एजम्पशन हम होल्ड करते हैं इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ ऑल अदर गुड्स रिमेन सेम। क्वांटिटी और कंजम्पशन ऑफ ऑल अदर गुड्स रिमेन क्या हो आपके पास, सेम ना। तो अदर किसी भी गुड को आपने कंज्यूम नहीं करना, सिर्फ आप इसी गुड की कंजम्पशन आप देख रहे हो ना। तो जितनी भी दूसरी गुड्स हैं उनकी कंजम्पशन आपकी सेम होनी चाहिए। यानी कि आप अगर पानी पी रहे हो तो पानी के साथ आप क्या पी रहे हो, पानी के साथ आप ऑक्सीजन आप ले रहे हो, आप एयर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो एयर तो आपने कंज्यूम करना है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कोई भी कंजम्पशन आपने ऐड नहीं करना। तो थर्ड assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज कंजम्पशन ऑफ ऑल अदर गुड्स रिमेन सेम, ठीक है। फोर, कि आपके पास कि जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो क्या होना चाहिए, कंज्यूमर टेस्ट रिमेन सेम। आपका टेस्ट भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पानी पी रहे हो दूसरे गुड में आपका टेस्ट क्या हो गया, आपका अचानक डेवलप्ड हो गया, ठीक है। तो कंज्यूमर के जो टेस्ट होते हैं उसको डेवलप करने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, मेथड होते हैं। यानी आपने पानी का बोतल आप पी रहे हो, पहला घूंट लिया, दूसरा घूंट लिया, जब आप तीसरा घूंट ले रहे थे तो आपके दोस्त ने कहा कि यार ये तो आबे जमजम का पानी है। फिर आपको ये आबे जमजम का पानी है, फिर जब आप ये समझ के पी रहे होगे कि ये आबे जमजम का पानी है तो अब आपका टेस्ट चेंज हो गया। अब आप इसे नॉर्मल वाटर नहीं समझ रहे हो, आप इसे क्या समझ रहे हो, आबे जमजम समझ रहे हो। जब इसे आबे जमजम समझ के आप पियोगे तीसरा घूंट, तो अब आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, पहले दो घूंट के मुकाबले में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये चार अजम्पशंस हैं, अगर ये चार अजम्पशंस होल्ड हो तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी गुड की कंजम्पशन देख लें, हर गुड की कंजम्पशन के दौरान उस गुड की मार्जिनलिटी हमेशा क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी और लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्या स्टेट कर रहा होता है, इज अ पर्सन इंक्रीज consumption of a product while keeping consumption of other product constant,
मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी एक्सप्लेन क्या करता है, ये एक्सप्लेन कर रहा होता है बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है आपके पास, ऑलवेज टेंड्स टू डिक्रीज, ceteris paribus और अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट मींस ये सारी अजम्पशंस आपकी होल्ड हो। अगर ये सारी अजम्पशन आपकी होल्ड हो तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी आपका क्या होता है, वैलिड होता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करें, उसके हर एडिशनल यूनिट के बाद उस गुड की मार्जिनलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। ठीक, देखें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कुछ जगहों पे अप्लाई नहीं होता, कहाँ पर क्या होता है आपके पास वैलिड नहीं होता, यानी कि कुछ इसकी क्या एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कहाँ बने, किन चीज़ों पर, किन एक्टिविटीज़ में क्या होता है आपके पास ये वैलिड नहीं होता। ये वैलिड नहीं होता वेल्थ के केस में। आप वेल्थ इंक्रीज करें, आप जितनी वेल्थ इंक्रीज करोगे आपकी जो मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी वो डिक्रीज नहीं होगी, वो क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। ऐसा ही होता है ना, आप दौलत आप इंक्रीज करते हो, आपको $1000 मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, यानी आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। अगर आपको $1000 और मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वेल्थ पे अप्लाई नहीं होता। वेल्थ पे अप्लाई क्यों नहीं होता, क्योंकि आपकी वेल्थ जितनी बढ़ती जाती है आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो वेल्थ में ये आपका अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा और कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, आपको कुछ आइडिया और कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता, एजुकेशन, नॉलेज। ठीक है, तो एजुकेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इन सब पे भी क्या होता है आपका ये अप्लाई नहीं होता। आप एजुकेशन इंक्रीज करते हो, आप इनको इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही होती हैं तो बेसिकली आपकी क्या होती हैं, आपकी एजुकेशन ही होती है ना। तो एजुकेशन में भी आपका अप्लाई नहीं होता। आपका कोई दोस्त आपको कोई न्यूज़ सुना रहा हो तो वो जितनी नई नई खबरें सुना रहा होता है आपके तो यार और सुना और सुना और सुना, अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो आपकी नॉलेज होती है, ये जो आपकी एजुकेशन होती है, इस पे भी ये लॉ क्या होता है आपका अप्लाई नहीं होता। आप जितना ज़्यादा एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन आप और नॉलेज आपकी बढ़ेगी, आपकी जो सेटिस्फेक्शन होगी वो क्या होगी, और उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपके जो रिलीजियस अफेयर्स होते हैं उस पर भी आपका अप्लाई नहीं होता। आप इबादत कर रहे हैं, चाहे आप नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे आप चर्च जा रहे हैं, चाहे आप मंदिर जा रहे हैं, आप किसी भी इन प्लेसेस में जाएं, और जब आप इबादत करने लगते हैं, आप जितनी ज़्यादा इबादत करते हैं आपकी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो क्या होती है, और उतनी ज़्यादा होती है। तो ये जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं इन पे भी ये लॉ क्या होता है, अप्लाई नहीं होता। फोर्थ, ये किन चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता, ये आपका अप्लाई नहीं होता आपका इंटॉक्सिक मटेरियल पे आपका अप्लाई नहीं होता। लाइक कुछ लोग आपने देखो ड्रग एडिक्टेड होते हैं, वो जितना ज़्यादा ड्रग को यूज़ करते हैं उनका सेटिस्फेक्शन क्या होती है, उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। या यूँ कह लें कुछ लोग आपके पास वाइन को कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो जितने ज़्यादा वो लोग वाइन कंज्यूम करते हैं तो उनकी सेटिस्फेक्शन क्या होती है, उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो इन चार कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये आपका अप्लाई नहीं होता। और इसके अलावा आप किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लें, किसी भी गुड और किसी भी सर्विस की अजम्पशन बिहेवियर आप देखें तो हर जगह पे क्या होगा, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आपका अप्लाई होता है। किसी भी प्रोडक्ट की आप कंजम्पशन इंक्रीज करते हो, उस प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस लॉ की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, और इस लॉ को हम लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं। देखें, अभी देखें लास्ट जो आपकी लास्ट क्लास थी, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंड किया था प्राइस मैकेनिज्म। उसमें हमने अंडरस्टैंड किया था किसी भी गुड की प्राइस इंक्रीज कब होती है और किसी भी गुड की प्राइस डिक्रीज कब होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि जब भी कोई चीज़ नई इन्वेंट होती है तो फर्स्ट टाइम तो उसकी कोई ना कोई प्राइसेस क्या होती है, डिसाइड होती है ना।
फिर उस प्राइस पे देखा जाता है कि डिमांड इंक्रीज तो प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज तो प्राइस डिक्रीज। किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस होती हैं वो फर्स्ट टाइम जो डिटरमाइन होती हैं वो किससे डिटरमाइन होती है, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से डिटरमाइन होती है। वो किस तरह डिटरमाइन होती हैं देखें, तो प्राइसेस ऑफ गुड्स जो आपकी डिटरमाइन होती हैं वो इस थ्योरी से आपकी डिटरमाइन होती हैं। कैसे होती हैं देखें, आपने कभी सोचा है जो पानी आपका है, पानी के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, तो वाटर के बगैर आप जिंदा रह सकते हो, नहीं रह सकते। लेकिन वाटर की जो मार्केट प्राइस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा आपकी कम है। इसके अलावा वाटर को कंपेयर करें आप गोल्ड के साथ या डायमंड के साथ, डायमंड के बगैर आप जिंदा रह सकते हो, आप रह सकते हो, गोल्ड के बगैर आप जिंदा रह सकते हो। ये जो डायमंड और गोल्ड है, इन दोनों के बगैर आप जिंदा रह सकते हो, वाटर के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप प्राइस को कंपेयर करो, डायमंड के प्राइस को आप कंपेयर करो वाटर के साथ, तो वाटर तो आपको फ्री में मिलता है समझ लें, और डायमंड आपके पास क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब वाटर की प्राइस इतनी कम क्यों है, डायमंड की प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, इसका आंसर भी आपको देगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो जितनी जल्दी ज़ीरो होती है, उसकी प्राइस क्या होती है उतनी ज़्यादा कम होती है। अगर आप वाटर को कंज्यूम करोगे तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, वो आपके पास तीसरे घूंट में क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आप 3 से ज़्यादा घूंट तो आप पीते ही नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 4 पी लिया या ज़्यादा से ज़्यादा आपने 5 पी लिया, तो फर्स्ट सिप में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब जिस प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी जितनी इंक्रीज होती है उसकी प्राइस क्या होती है उतनी ज़्यादा होती है। अब आप गोल्ड की मार्जिनल यूटिलिटी देखें, वो डिक्रीज तो होगी नहीं, वो क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। और डायमंड को कंपेयर करें गोल्ड से, तो डायमंड की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है आपके पास, वो गोल्ड के मुकाबले में भी ज़्यादा है। तो जिस प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन में जितनी बढ़ती है उसकी प्राइस क्या होती है उतनी ज़्यादा होती है। और जिस प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी जितनी जल्दी आपके पास ज़ीरो होती है या जितनी लो होती है उसकी प्राइस भी क्या होती है उतनी ज़्यादा कम होती है। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस होती हैं वो डिटरमाइन किससे होती हैं, वो डिटरमाइन होती हैं आपकी मार्जिनल यूटिलिटी से। ठीक है। इसके अलावा आपने कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, तो ये जो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट था ये भी किस पे बेस करता है, ये भी मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस कर रहा होता है। वहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया था कि हम किस तरह कंज्यूमर सरप्लस को हम मेजर कर रहे होते हैं, किस तरह मार्जिनल बेनिफिट्स को हम मेजर कर रहे होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू परचेज एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल प्राइसेस। तो कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट था वो भी बेस किस पे करता है, वो भी आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस कर रहा होता है। इसके अलावा एक जो टैक्सेशन सिस्टम होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, ऐसा टैक्सेशन सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज करे, तो क्या होता है आपके पास, टैक्स रेट को बढ़ाने से क्या होता है, टैक्सेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं ना। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा जाता है कि जहाँ पर जिसकी इनकम लेवल ज़्यादा होता है वो टैक्स क्या करता है, ज़्यादा पे करता है, जिसकी इनकम लेवल कम होती है वो टैक्स क्या करता है, कम पे करता है। ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है ये भी बेस कर रहा होता है किस पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बहुत ज़्यादा आपके पास क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी जगहों पे ये आपका अप्लाई होता है। और इस लॉ के थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट की जो बेसिक प्राइस होती है वो हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कहा जाता है लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एंड बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज टेंड्स टू डिक्रीज ड्यू टू कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स। किसी भी प्रोडक्ट की कंजम्पशन आप इंक्रीज करोगे, उस प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। जब आप इन चार अजम्पशंस को होल्ड करो, कंजम्पशन ऑफ ऑल अदर गुड रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट मस्ट बी सेम, कंटिन्यूसली कंज्यूम, कंज्यूमर टेस्ट रिमेन सेम। अगर ये चारों अजम्पशन आपकी होल्ड हो तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी आपका क्या होता है, वैलिड होता है। सर कंज्यूमर सरप्लस इससे कैसे रिलेट करता है? अब कंज्यूमर सरप्लस वाली क्लास में थी आप? नहीं सर, रिकॉर्डिंग देखिए। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस हमने पढ़ा था ना, कंज्यूमर सरप्लस मींस विलिंग टू पे एंड एबल टू पे। ठीक है, लाइक अभी एक जो हमने डायग्राम बनाई थी, ये लेट्स सपोज ये आपके पास का ये डिमांड कर्व है ना, दिस वन इज डिमांड कर्व एंड दिस इज मार्केट
प्राइस, डिमांड कर्व शोज द विलिंग टू पे, और मार्केट प्राइस क्या शो कर रही है, व्हाट एक्चुअली पेज। हम पे कर रहे हैं। कंज्यूमर सरप्लस इस एरिया बिलो डिमांड कर्व अबव मार्केट प्राइस। अब मैं आपसे कहूँ कि आपकी इक्विलिब्रियम प्राइसेस तो 5 हैं, अब फर्स्ट यूनिट पे आपका जो बेनिफिट है वो कितना है, फर्स्ट यूनिट पे आप विलिंग टू पे ये थे, एक्चुअली पे आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो फर्स्ट यूनिट का जो बेनिफिट है ये एरिया, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहा आपने, मार्जिनल बेनिफिट ऑफ फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट आपने कंज्यूम किया, सेकंड यूनिट पे आप विलिंग टू पे ये थे, एक्चुअल पे आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो ये जो एरिया ये क्या शो कर रहा है, मार्जिनल बेनिफिट ऑफ सेकंड यूनिट। अब ये जो थर्ड एरिया ये क्या शो कर रहा है, थर्ड क्वांटिटी पे आप विलिंग टू पे ये थे, एक्चुअल पे आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो थर्ड यूनिट पे जो आपका मार्जिनल बेनिफिट है वो आपका क्या, ये एरिया है। फोर्थ पे आपका ये है, फिफ्थ यूनिट पे आप विलिंग टू पे भी यही थे, और एक्चुअल पे भी आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो फिफ्थ यूनिट आपने कंज्यूम किया तो आपने ये एरिया कवर किया। तो जब आप 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो ये सारा का सारा एरिया आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। अब देखें, फर्स्ट जो यूनिट आपने कंज्यूम किया उसका मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा है, सेकंड का मार्जिनल बेनिफिट क्या है, उससे कम है, थर्ड का मार्जिनल बेनिफिट उससे कम है, फोर्थ का मार्जिनल बेनिफिट आपका क्या, उससे कम है, फिफ्थ का मार्जिनल बेनिफिट क्या है, जीरो है। ठीक है, तो जब आप फिफ्थ यूनिट तो कंज्यूम कर रहे हो सर इसका आपने मतलब क्या इसमें है, बुक की एग्जांपल दी थी कि जितनी हम बुक खरीदेंगे, जैसे हमारे पास हमारा बजट 180 है, तो अगर बुक हमें 100 की मिल जाएगी तो बिल्कुल। हम एक चलिए लेंगे मैं उसी एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ या ना। दो लेंगे। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था कि आप बुक परचेज करने मार्केट जा रहे हो ना, आपको मार्केट प्राइस का मालूम नहीं है, लेकिन आपने पॉकेट में रखा हुआ, आपने 300 रुपीज़ रख लिया, आपने कहा अगर 300 की मिलेगी तो आप बुक परचेज करोगे ना। यानी एक यूनिट के लिए आप कितना पे करने जा रहे थे, 300 आप पे करने जा रहे थे, है ना। तो विलिंग टू पे आप 300 थे। अब आप जब मार्केट में गए तो बुक आपको कितने में मिल गई, बुक आपको मिल गई 200 में मिल गई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट यूनिट पे आप विलिंग टू पे कितना थे, 300, एक्चुअल आपने पे कितना किया, 200। तो फर्स्ट यूनिट पे एक बुक की क्वांटिटी पे आपका बेनिफिट कितने का हो गया, 300 माइनस 200, 100 का आपका क्या हो गया, मार्जिनल बेनिफिट हो गया। इसी तरह अब ये डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है, अगर आप मार्केट में आपको दूसरी बुक 280 में मिल जाए तो आप विलिंग टू पे थे, लेकिन दूसरी बुक में भी आप पे कितना कर रहे हो, 200। तो सेकंड जो बुक परचेज करोगे उसमें आपका बेनिफिट क्या होगा, 280 माइनस 200। ये सारे के सारे आपके पास क्या है, हर क्वांटिटी पे आपका क्या है, मार्जिनल बेनिफिट शो हो रहा है। तो इन तमाम मार्जिनल बेनिफिट्स को आप सम अप करोगे तो आपके ठीक है पास सर, क्या आ समझ जाएगा, आ गया। टोटल थैंक यू। बेनिफिट आ जाएगा ना। तो टोटल बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, टोटल बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर इज कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, अब आप 5 यूनिट्स क्यों ले रहे हो, 5 यूनिट आप इसलिए ले रहे हो कि हर एडिशनल क्वांटिटी पे आपका मार्जिनल बेनिफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मार्जिनल बेनिफिट का बिहेवियर क्या है, हर एडिशनल यूनिट पे हर यूनिट का मार्जिनल बेनिफिट क्या हो रहा है, पहले यूनिट के मुकाबले में कम हो रहा है। अब आप फिफ्थ के बाद आप क्या कर रहे हो, मोर यूनिट आप परचेज नहीं कर रहे हो ना, 5 के बाद आप दूसरी बुक आप परचेज नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि फिफ्थ बुक पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई है, आपकी जीरो हो गई है। तो ये जो मार्जिनल बेनिफिट है ये बेसिकली क्या चीज़ है आपका, ये आपकी सेटिस्फेक्शन ही तो है। ये जो टोटल जो बेनिफिट आपको कंज्यूमर को हो रहा है, ये जो कंज्यूमर सरप्लस है, ये कंज्यूमर सरप्लस भी क्या है आपका, ये आपकी सेटिस्फेक्शन ही तो है ना। तो जो आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है ये भी आपका किस पे बेस कर रहा होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस कर रहा होता है। हर एडिशनल यूनिट पे आपका मार्जिनल बेनिफिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने कंप्लीट किया। इसमें कोई क्वेश्चन करना आपने, देखें इंपॉर्टेंस भी हमने पढ़ ली। अब तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका इंडिफरेंस कर्व, और इसी टॉपिक के लिए मैंने ऑनलाइन क्लास आपसे मैंने रखवाई थी कि जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं उससे इंडिफरेंस कर्व उनसे आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो हम बिल्कुल, यस, एनी क्वेश्चन आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें। आपके जो हमारी मीटिंग है इसको दोबारा एंड होने में आपके 8 मिनट्स हैं, तो 8 मिनट के बाद मैं न्यू लिंक आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, उस लिंक से हम इंडिफरेंस कर्व को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम 8 मिनट हैं, इन 8 मिनट में आपने क्वेश्चन करना है, कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया हो, और टॉपिक सर जो भी ये इम्पोर्टेंस वाला थोड़ा रिपीट कर दें। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ना, देखें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की इंपॉर्टेंस जो सबसे मेन इंपॉर्टेंस है, अगर आप सिर्फ यही एक्सप्लेन कर दें कि
हम किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस होती है ये डिटरमाइन किससे होती है, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से डिटरमाइन होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लास्ट जो सेशन था आपका प्राइस डिटर्मिनेशन, उसमें हमने पढ़ा था कि मार्केट के अंदर प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज किससे होती है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से होती है ना। लेकिन फर्स्ट टाइम किसी गुड को आप मार्केट में ले जाते हो तो उसकी कोई ना कोई प्राइसेस तो होती हैं। अब किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी की प्राइसेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा कम होती हैं। इन ये प्रोडक्ट की जो प्राइसेस होती हैं ज़्यादा और कम, ये किस बेसिस पर होती है, ये प्राइसेस आपकी होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे। जिस प्रोडक्ट की प्राइस जिस प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो आप समझ लेंगे उस प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपके पास क्या बहुत ज़्यादा कम है और बहुत क्विकली क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। और जिस प्रोडक्ट की प्राइसेस महंगी है, यानी जो जितनी महंगी होगी उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। हमने एग्जांपल दी थी गोल्ड की और वाटर की ना। आप वाटर की मार्जिनल यूटिलिटी, आप बिहेवियर आप देखो, कितनी जल्दी वाटर की मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। आप पानी पीते हो, 2 सिप आप लेते हो, आपका पेट भर जाता है, आप मज़ीद पानी पीने को आपको दिल नहीं करता है ना। इसका मतलब क्या है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, वाटर की ज़ीरो हो गई। इसी तरह आप गोल्ड को आप देख लें, गोल्ड की क्वांटिटी आपके पास जितनी बढ़ेगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम नहीं होगी, वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब भी गोल्ड की प्राइसेस क्या है, ज़्यादा है। तो जिस प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी जितनी जल्दी ज़ीरो होती है उसकी प्राइसेस क्या होती है, उतनी कम होती है। और जिन प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी जितनी ज़्यादा होती है उनकी प्राइसेस क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस डिटरमाइन होती हैं वो किससे होती हैं, वो आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से होती हैं। ठीक। इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स हमने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। हमने कहा कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सी सिस्टम होता है, तो आपने प्रोग्रेसिव टैक्सी सिस्टम तो अभी पढ़ा नहीं है वो क्या होता है, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी डिफाइन आपको किया था कि जिनकी इनकम ज़्यादा वो टैक्स ज़्यादा देते हैं सिस्टम में, जिनकी इनकम कम होती है वो क्या देते हैं, कम टैक्स देते हैं। ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है ये भी बेस करता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। ठीक है। एक और चीज़ आपको मैंने बताया था इसका कि ये जो कंज्यूमर सरप्लस होता है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये भी किस पे बेस कर रहा होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस कर रहा होता है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थी। तो इसको हम हर कंज्यूमर के हर थ्योरी में इसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, क्योंकि हर जगह पे ये आपका क्या होता है, ये आपका अप्लाई होता है। इसीलिए इस लॉ को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स भी इसको कहा जाता है। यस स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चंस? देखिए ऑनलाइन जो क्लास आपको की जाती है इसका बेनिफिट यही होता है कि आप क्वेश्चन आप कर सकते हो ना। क्वेश्चन आप नहीं करोगे तो इसका मतलब जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड कर देता हूँ वही बेहतर है ना। यस हानिया राजपूत, आपकी समझ में आ रहा है? हानिया, नवेद, हुरिया, माजुल्ला, मोहम्मद यूसुफ। सर असाइनमेंट का थोड़ा सा वो बता दें, गाइड कर दें। बिल्कुल, असाइनमेंट में आपको बता देता हूँ, स्क्रीन आपको शो हो रही है। जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग, है ना। और आपने ग्राफ बनाने हैं। मैंने प्राइस सीलिंग में 2 ग्राफ आपके साथ डिस्कस किए थे, प्राइस फ्लोरिंग में 2 ग्राफ डिस्कस किए हैं। आप रिकॉर्डिंग आप देखिएगा, उनको आपने सम अप करके समराइज करके आपने उसे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका इलास्टिक को आपने डिफाइन करना है और उसकी पॉसिबिलिटीज़ और टाइप्स आपने बतानी है। सर ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें डिटेल में जाना है क्या, बस ब्रीफ करके बताना आपने है? आपने ब्रीफ करना है, अपनी वर्डिंग में आपने ब्रीफ करना है कि आप समझ चुकी हैं कि इलास्टिक क्या होती है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपने एक एक लाइन में आपने एक्सप्लेन करना है। एंड टाइप्स एंड ऑफ इलास्टिक में मैंने रिकॉर्डिंग में आपको बताया था कि इलास्टिक तो एक टूल होता है, ये परसेंटेज रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि जी। जितने वेरिएबल्स होंगे उतने उसकी क्या होंगी, टाइप्स होंगी। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे अभी तक हमने 4 वेरिएबल्स का रिलेशन देखा है ना। तो टाइप्स में हम क्या लिखते हैं, प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिक ऑफ पीडी, डिमांड एक्सईडी, वाईडी एंड एंड प्राइस पीएस। इलास्टिक ऑफ सप्लाई। ठीक है। तो इन टर्म्स को आपने अपनी वर्डिंग में आपने एक्सप्लेन करना है कि मैं पढ़ के समझ जाऊं कि आपको समझ में आ गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो क्वेश्चन 3 का जो पार्ट बी है उसका हम लोग पॉइंट वाला, एक तो पॉइंट वाला कोई भी एक फार्मूला यूज फॉर्मूला कर था सकते हैं, कोई भी आप और फार्मूला एक यूज कर आर्क सकते हैं। वाला था।
आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अच्छा। था कि किसी भी फार्मूले से यूज़ करें, आंसर जो आपका होता है कि इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक, हर फार्मूले से आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। मोर एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, आर्क मेथड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हो, चाहे आप प्रोपोर्शनल यूज़ करो, चाहे आप पॉइंट इलास्टिक यूज़ करो, चाहे आप आर्क इलास्टिक करो। तो बी और सी में आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स में इलास्टिक को मेजर करना है, यानी कि 7 to 8 करोगे, उसके बाद 8 to 9 एंड 9 to 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, लॉस इन एफिशिएंसी, ये आपने ग्राफिकली आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपने रिकॉर्डिंग में देखा होगा, इसे एक स्टूडेंट ने सॉल्व करके भी बताया कुछ पॉइंट्स को, तो ये आप आराम से आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपने हैंडल करना है और उसके रीजंस आपने देने हैं। सही सर, वो तो बाकी मैंने सब कुछ कर लिया। ठीक है, तो वाई क्वेश्चन 1 का कौन सा ऑप्शन सही है, क्यों सही है, 2 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसके आपने एक एक दो लाइन की आपने रीजनिंग आपने देनी है। सही है। ठीक है, तो अब और क्वेश्चन देखें, और किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, अभी भी हमारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट के बाद आपकी मीटिंग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, फिर मैं व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करूँगा सेकंड। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो किसी को भी आप कर सकते हो, है ना। आपका पर्पस भी क्या है, लर्निंग, और मेरा पर्पस क्या है, आपको सिखाना है ना। तो आप क्वेश्चन करोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होगा ना। यस मोहम्मद माज, कोई क्वेश्चन करना है? चलिए, अब मैं आपको बस 1-2 सेकंड में ख़त्म हो रही है, इसको मैं एंड कर देता हूँ। मैं आपको दूसरी जो ना लिंक शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे,